Guys, once again इजाज हिदायत एंड शिंजा इजाज वीडियो विद न्यू टॉक और नई बात के साथ। और आज हम बात करने जा रहे हैं एसिड बेस बैलेंस की। इंशाल्लाह लजीज, हमारी कोई बातों में कोई वजन होगा तो आप प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो एसिड करें। बेस को बैलेंस किया जाता है तो आपके पीएच लेवल मेंटेन रहता है। अगर एसिड बेस बैलेंस नहीं रहता तो आपका पीएच मेंटेन नहीं रहता। तो एसिड बेस को बैलेंस, अगर एसिड आपका बढ़ा हुआ है तो जो आपके जो पीएच उधर को निकल जाता है और अगर बेस बढ़ा तो उसकी तरफ हो जाता है, तो वो आपकी इसका इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना कि आपका जो पीएच लेवल है वो नॉर्मल उसकी रेंजेस क्या है। तो क्या नॉर्मल रेंजेस है? 7.35 to 7.45। 7.35 to 7.45। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा 7.35 से नीचे है तो वो किस गिनती में आएगा? फिर वो एसिडोसिस। तो यानी कि मरीज एसिडोसिस में है। ठीक है, मरीज एसिडोसिस। और जब आप मरीज आपका एसिडोसिस में होता है तो सबसे पहले जो आप एक जो चीज देख रही होती हैं, जैसे आपने ब्लड गैस देखी तो आपने देखा मरीज एसिडोसिस में है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपकी नजर जाएगी आपके CO2 पे। ठीक है। जब आपकी CO2 पे गई तो CO2 की नॉर्मल रेंजेस क्या है? 35 to 45। तो आपकी आर्टीरियल ब्लड गैसेस के अंदर जब आप ब्लड गैस करते हो तो आपका पीएच 7.35 और 45 तक है, और पीसीओ और इसका जो मीन लेते हैं 7.4 लगे। 7.4 इज द मीन एंड 35 to 45 PCO2 नॉर्मल लेवल है। तो जैसे आपने देखा कि आपका एसिडोसिस है तो आप उस मरीज का देखते हो CO2। अगर उसका CO2 बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब हुआ यानी कि 45 से ज्यादा PCO2 है, तो इसका मतलब है कि बॉडी CO2 ज्यादा रिटेन कर रही है। ऐसे ही है ना? बॉडी CO2 ज्यादा रिटेन कर रही है। जब बॉडी CO2 ज्यादा रिटेन कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वो CO2 को बॉडी से निकालना है। अगर बॉडी से नहीं निकालते ब्लड से तो वो जो होता है वो हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके, मैंने बोला ना कि हाइड्रोजन वो इधर पलड़े में चला जाता है, तो वो हाइड्रोजन आयन जो क्या करता है वो उसे मिलके वो बना देते हैं कार्बोनिक एसिड। ये जो आपका CO2 एसिड है ना, ये कार्बोनिक एसिड में तब्दील हो जाता है। ठीक है। मतलब अगर एक्स्ट्रा एक्सेसिव कार्बन और अगर रिमूवल नहीं हो रहा उसका तो वो आपकी बॉडी में कार्बोनिक एसिड, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। ठीक है। जिसकी वजह से मरीज के लंग्स पे इफेक्ट पड़ रहा होता है। आपकी सैचुरेशन कम हो गया 100%। तो अगर तो अब इसी पे हम बात करते हैं चले। तो इसका मतलब है कि पहली बात है कि ये क्यों हो रहा है, सवाल ही है ना। आप बाईपास कर रहे हैं आपके CO2, इसका मतलब हुआ कि आपने स्वीप गैस जो है ना मरीज की कम रखी हुई है। तो अगर आप भी उस टाइम स्वीप 4 लीटर पर मिनट के साथ चल रही है तो आप उसको बढ़ा के 6 लीटर पर मिनट कर दें। और उसका एक मैंने फार्मूला आपको बताया था स्टार्टिंग के वीडियो में, प्रेजेंट PCO2 डिवाइडेड बाय डिजायर्ड PCO2 इनटू प्रेजेंट गैस फ्लो। तो जो रिजल्ट आएगा उतनी आप स्वीप गैस सेट कर लें। ठीक है। ये तो रेस्पिरेटोरियल क्या मैं बता रहा हूँ आपके एसिडोसिस। एग्जांपल आपका रेस्पिरेटोरियल तो नॉर्मल है। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि आपका PCO2 आपने देखा ये तो नॉर्मल है, लेकिन पीएच फिर भी कम है। तो इसका मतलब पीएच फिर भी कम है, एसिडोसिस है ना। तो 7.35 से कम है। तो इसका मतलब हम उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक है। तो एज ए परफ्यूजन हम उसके अंदर फिर बाइकार्ब ऐड करते हैं, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ेंगे गैप आयंस को तो बाद में। ठीक है। तो फिर आपका ब्लड गैस के अंदर फिर आपकी पीसीओ बाइकार्ब कम आ रहा होता है। तो नॉर्मल बाइकार्ब की रेंज होती है 22 से 28, 22 से 26 नॉर्मल में। तो फिर आप, लेकिन जब ब्लड गैस आप चेक करते हैं तो उसमें वो कम आ रहा होता है। वो आ रहा होता है आपके पास में भी 18, में भी 20। तो फिर आपका बेस एक्सेस भी आ रहा होता है। तो नॉर्मल बेस एक्सेस होता है आपका तकरीबन -1 तक। ठीक है। तो उससे अबव जा रहा है तो -2 to +2 कर लेते हैं। तो फिर उस हिसाब से उसका भी मैंने फार्मूला आपको बताया है, वेट डिवाइडेड बाय 5 इनटू डेफिसिट से। तो आपको उतना सोडियम बाइकार्ब ऐड कर सकते हो। ठीक है। उसमें तो बाइकार्ब ऐड करके पेशेंट को आप जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस से निकालते हो। तो इसकी तो पूरा एक चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, जो विदाउट ब्लड गैस के भी बात करेंगे, जो यानी कि बाईपास के अलावा भी बात करेंगे। अब अगर मरीज आपको बाईपास मशीन पर नहीं है वैसे उसके साथ ये मसले हैं तो फिर हमें देखना पड़ता है क्या वजह है CO2 की रिटेन हो रही है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। उसमें नंबर 1 तो आपका आ जाता है ऐसे मरीज जो COPD के हैं, अस्थमा के मरीज हैं। नंबर 2 ऐसे मरीज जिनकी वेंटिलेटर पे तो उनकी वेंटिलेशन कम रखी है, तो वेंटिलेशन हो रही है। कुछ मरीज जो सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, स्लीप एपनिया है। तो ये वजूहात होती हैं आपके रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए।
ठीक है, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। मेटाबॉलिक एसिडोसिस बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन मैंने सिंपल सा आपको बता दिया कि हम बाइकार्ब प्रोफिशिएंसी करते हैं क्योंकि आपका ब्लड गैस में बाइकार्ब कम आ रहा होता है, आपका बेस एक्सिस कम है, तो ये इसको डिटेल में पढ़ेंगे, समझने की कोशिश कि क्यों बाइकार्ब कम आ रहा है, ठीक है, क्यों बेस एक्सिस बढ़ रहा है, इसके पीछे कहानी क्या है, इसका एक गैप आएना, इन पे मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीएच 7.45 से अबव है, ठीक है, तो मतलब आपका पेशेंट एल्कलोसिस स्टेज में चला है, एल्कलोटिक स्टेज में है, एल्कलाइन में है, एल्कलाइन। अब जो वहां का हाइड्रोजन आयन है इधर को मूव कर गया, ठीक, बेस इम्बैलेंस हो गया ना, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो गया बॉडी का, ठीक है। अब हमें जब एल्कलोसिक फेज में है तो हमें पता ये करना है कि ये पेशेंट जो एल्कलोसिक फेज में है इसके साथ क्या वजह, हमें चेक क्या करना है इसका, क्यों एल्कलोटिक फेज में मरीज। तो एज ए परफ्यूजनिस्ट अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि हमने उसका रेस्पिरेटरी रेट हाई सेट किया हुआ है, आपका FiO2 हाई है, स्वीप गैस है, स्वीप गैस आया, तो वही फार्मूला जो मैंने बोला, प्रेजेंट पीरियड डिवाइडेड बाय डिजायर्ड पीरियड इनटू डेफिसिट, तो आपको हो सकता है मरीज को इतना ज्यादा हमें रिमूव नहीं CO2 करने पर हम ज्यादा रिमूव कर रहे हैं, हमने स्वीप गैस ज्यादा सेट की हुई है, तो हमें स्वीप गैस को रिड्यूस करना है ताकि उसकी जो है ना नॉर्मल रेंज में आ जाए, ठीक है। एक तो ये यानी कि आपको ब्लड गैस पे आपके पास PCO2 35 नहीं आ रहा, बल्कि अब आ रहा है 25, एल्कलोटिक है ना, और मे भी 20 आ रहा है, एल्कलोटिक है, सॉरी डैडी, तो 45 नहीं आ रहा, आपके पास आ रहा है 55 यहाँ। ये एसिडोसिस में बढ़ता है बेटा, ये एल्कलोसिस है, तो इसमें पीएच बढ़ रहा है आपका, जब पीएच आपका बढ़ता है तो आपका PCO2 कम हो जाता है, ठीक है, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है तुम्हें? नहीं, लग रहा है तुम्हें कंफ्यूजन? नहीं, एसिडोसिस में PCO2 बढ़ जाता है, तो फिर आप वेंटिलेशन बढ़ाते हो, जी। ये जो एल्कलोसिस है इसमें PCO2 ड्रॉप कर जाता है और आपका पीएच लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें आप स्वीप गैस को कम करते हैं ताकि आप CO2 कम बाहर निकालें ब्लड में से, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जब आप CO2 लेवल मैंने आपको बोला ना, तो आपका मीन हम रखा हुआ 40 और समझे 35, तो ये आपका 35 नहीं है, 35 से भी कम हो गया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो मरीज की वेंटिलेशन हाई चल रही है, उधर हाइपो वेंटिलेशन थी, इधर हाइपर वेंटिलेशन है, तो आप इसको हाइपो में, मरीज नॉर्मल है जैसे हम यहाँ बैठे हैं, तो इसके ये हालात हैं, तो एंजाइटी की वजह से भी होता है एक अटैक, इसके कहते हैं पैनिक अटैक्स होते हैं, ये भी मरीजों को जाता है, ठीक है। तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी एक इफेक्ट होता है इसके बढ़ने, तो ये हमारा टॉपिक, हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे उसमें हाई एल्टीट्यूड ऑफ लो CO2 का भी एक इफेक्ट होता है, आपका रेस्पिरेटरी जो है जो एल्कलोटिक जो हो रहा है, पेशेंट एल्कलाइन में जा रहा है रेस्पिरेटरी, ठीक है, ये उसका इफेक्ट है, जो हमारा मसला तो नहीं है इसको चेक करने का, लेकिन नहीं हम इसको चेक करते हैं। अब आते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। पहले हमने रेस्पिरेटोरी एल्कलोसिस की बात की है ना, कि CO2 आपका कम है, पीएच आपका बढ़ा हुआ है, तो ये इसे कहते हैं रेस्पिरेटोरियल एल्कलोसिस, तो जिसको हमने हाइपोवेंटिलेशन की, हाइपर की जगह हाइपोवेंटिलेशन की, और मरीज का हमने ब्लड गैस को मैनेज किया, ठीक है। अभी हमारे पास जो आ रहा है इधर थोड़ा सा मैं देखूं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर आपको हो रहा है तो उसकी वजह क्या होती है, ये मैं आपको बताने की कोशिश, जो आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आपको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है जो बड़ा रेयर होता है, बाईपास भी आप देखते नहीं हो मेटाबॉलिक इसका एसिडोसिस हो रहा है, तो लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो अगर आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, तो हमें देखना क्या है, यूरिन क्लोराइड लेवल देखना होता है, मरीज का क्लोराइड लेवल जब देखते हैं तो अगर वो अबव देन 50 मिली इक्विवेलेंट है और या बिलो देन 15 मिली इक्विवेलेंट है, तो अगर ये आपका बिलो देन 15 मिली इक्विवेलेंट है ना, 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से है, तो उसकी वजह ये होता है कि ज्यादा कुछ मरीज, हम परफ्यूजन की बात करें तो यूरिन आउटपुट ज्यादा निकाल रहे हैं, तो आपका सोडियम कम हो जाता है, तो सोडियम क्लोराइड इफेक्ट करते हैं, तो आपका सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है, यूरिन पास कर करके बाईपास की मैं बात कर रहा हूँ ना, ड्यूरेटिक्स उसको ज्यादा यानी किडनी ज्यादा जो है ना उसका शॉर्ट करी जा रही है, तो एज ए परफ्यूजनिस्ट फिर आपका काम होता है उसमें उसका सोडियम क्लोराइड को मैनेज करना। तो सोडियम क्लोराइड को आप कैसे मैनेज करेंगे, नॉर्मली हम जब मरीज को दे रहे होते हैं ना ड्यूरिंग बाईपास, हम यूज नॉर्मोसोल्स वगैरह इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने देते हैं, लेकिन इसमें हम प्योर नॉर्मल सलाइन ऐड कर लेंगे ताकि हम अपने जो उसका जो सोडियम का लेवल है ना और क्लोराइड का लेवल उसको मेंटेन करें,
जब हम यूजुअली डेलाइडो वगैरह दे रहे होते हैं तो उस टाइम हम कभी कभी ड्यूरिंग बाईपास हम ये करते हैं ना, क्योंकि आपका सोडियम सोडियम लेवल कम हो जाता है। तो ये एक उसका अफेक्ट होता है। फिर इसका ट्रीटमेंट है कि ऑन परफ्यूजन है, आप नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो बात की रेस्पिरेटोरियल एसिडोसिस, रेस्पिरेटोरियल एल्कलोसिस, फिर हमने बात की मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और फिर हमने मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो मेटाबॉलिक एज ए परफ्यूजन हम ये काम कर सकते हैं कि भी ट्रीट विद नॉर्मल सलाइन, और ताकि हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सलाइन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ज्यादा देने के लिए। और अगर आपने चेक किया कि क्लोराइड नॉर्मल है, कम नहीं है, तो फिर आप उसे नॉर्मल सलाइन से ट्रीट नहीं करते। फिर इसका मतलब है बेवकूफी है उसके अंदर, उसका तो मैंने भी ऑलरेडी क्लोराइड नॉर्मल है, सोडियम क्लोराइड नॉर्मल, तो फिर आप सोडियम क्यों डाल रहे हैं फालतू में? उसका कोई फायदा नहीं होने वाला ना उसमें। तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसके अंदर आपको एक मरीज ये इसका यूजुअली हमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और फिर भी आप ये एनेस्थीसिया के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेट करते हो, तो ही विल गोइंग टू हेल्प यू आल्सो इन ऑल दिस मैटर्स। तो हम लोग इसको शॉर्ट लफ्ज में, शॉर्ट ब्रीफ में हम करते हैं कि हमारे पास एसिड बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बनाया कि मेटाबॉलिक जो है ना, इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो इम्बैलेंस हो जाती है अगर आपका एसिड बेस बैलेंस नहीं है तो। ठीक है, तो आपके पास पीएच लेवल को ड्यूरिंग द होल बाईपास आपको मेंटेन करना जरूरी होता है। नॉर्मल पीएच लेवल 7.35 टू 7.45 होता है। PCO2 नॉर्मल आपका 35 टू 45 मिलीमीटर पर मरकरी होता है। और अगर आपका PCO2 बढ़ा हुआ है, हम इसको फटाफट रिवाइंड कर रहे हैं, अगर PCO2 बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है आपको रेस्पिरेटोरियल एसिडोसिस है, और पीएच आपका कम है और CO2 आपका बढ़ा हुआ है, ऐसे हुआ है। तो इसका मतलब है मरीज की बॉडी रिटेन कर रही है CO2 को और कार्बनिक एसिड बना रही है। तो इस टाइम पे आपको हाइपर वेंटिलेशन करना है। हाइपर वेंटिलेशन कैसे करना है, आपका स्वीप गैस को बढ़ाना है। ठीक है, ये क्लियर। दूसरे नंबर पे आपको हो सकता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एज ए परफ्यूजनिस्ट में बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी चीजों को टच नहीं कर रहा। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर आपको हो गया तो इसका मतलब है आपको ब्लड गैस के अंदर आपके पास बाइकाप कम नजर आएगा, बेस एक्सिस बढ़ा हुआ आएगा। इसका मतलब है कि आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। उसकी वजूहात क्या है, ये लंबी दास्तान, विल स्टडी ऑल दिस थिंग्स इन लेटर से। इसमें सिंपल ये है कि आप उसको कंपनसेट करते हैं उसको एडिशनल सोडियम बाइकार्बोनेट देके। सोडियम बाइकार्बोनेट देने का तरीका ये होता है कि प्रेजेंट वेट डिवाइडेड बाय 5 इनटू डेफिसिट, तो उतना आप मिली इक्विवेलेंट आप उसको बाइकार्ब देके उसको ब्लड गैस को मैनेज करते हैं और आप पीएच लेवल को नॉर्मल लाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ की बात करें कि आपका जो है रेस्पिरेटोरी एल्कलोसिस की बात करते हैं, तो उसमें भी दो टाइप ही हैं, रेस्पिरेटोरियल एल्कलोसिस है और रेस्पिरेटोरियल मेटाबॉलिक एसिड। हाँ ठीक है, तो अगर आपका है रेस्पिरेटोरियल तो इधर उल्टा चक्कर है, यानी एल्कलोसिस हुआ है, यहाँ पीएच लेवल आपका बहुत ऊपर गया हुआ है, 7.45 से अबव है, और CO2 लेवल बहुत नीचे हुआ है, यानी बॉडी से CO2 ज्यादा रिमूव हो रही है। तो इसमें आप क्या करते हैं, आपके मरीज को हाइपर वेंटिलेशन हो रही है तो उसको आप हाइपो वेंटिलेट करेंगे। ठीक है, और आपको CO2 को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वही इसमें फार्मूला आप यूज करेंगे, प्रेजेंट PCO2 डिवाइडेड बाय डिजायर, प्रेजेंट PCO2 डिवाइडेड बाय डिजायर इनटू गैस फ्लो, ये फार्मूला है। ठीक है, तो आप उसके साथ अपना स्वीप गैस सेट करेंगे। तो अगर आपकी 4 लीटर स्वीप वहां से चल रही है तो आप में से हो सकता है आपको 2 लीटर करनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे होता है इसके अंदर, चौथे नंबर पे नॉट चौथा, ये दूसरा नंबर ही तो आज में हुआ एल्कलोटिक एसिडोसिस। ठीक है, एल्कलोटिक एसिडोसिस में आप देखते हैं कि मरीज का जो है ना क्लोराइड वो कम हो जाता है, सोडियम कम हो जाता है। ठीक है, तो उसका मतलब होता है अगर वो 15 मिलीग्राम पर लीटर से बिलो है तो इसका मतलब है मरीज जो है वो उसका क्लोराइड लेवल कम है, तो उसमें आप नॉर्मल सलाइन ऐड करते हैं अपने वॉल्यूम के अंदर ताकि उसको कंपेंसेट कर। अगर आपने देखा कि उसका सोडियम क्लोराइड अबव देन 15 है तो फिर आप उसे इससे ट्रीट नहीं करते। यू हैव टू कंसर्न विद योर कार्डियक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड ही विल हेल्प यू टू हाउ टू मैनेज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, तो ये एक आज हमने छोटा सा ब्रीफ एसिड बेस बैलेंस को मैनेज करने की सोचा, और नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे मेटाबॉलिक को डिटेल समझने के लिए गैप अनाइंस, जिसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की चीजें, जैसे सोडियम पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज है
और बाइकार्ब और क्लोराइड आपका नेगेटिव चार्ज है। ओके। तो इनको हम देखेंगे कि अनकंडीशनल केटाइन कौन से हैं और एनाइंस कौन से हैं। तो इस पे हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वाले में, ताकि आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस को समझ सकें कि है क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो वीडियो के एंड में हम एक बात कहते हैं कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। ईद का मौसम है, एंजॉय करें, अपने अजीजों से प्यार करें, उनको माफ करें जिनसे आप लड़े में हैं, जाके हाथ मिलाएं और उसके अलावा जो है खुशियां बांटे। वो शेर में तुम जो आ गए गोया ईद आ गई मुर्दे जान में बाया जान आ गई, तुम जो आ गए गोया ईद आ गई। ठीक है, फिर नई पॉडकास्ट के साथ फिर आ रहे हैं। जब तक के लिए